आशीष श्रीवास्तव भारती। आज कर्नाटक में मैसूर में टीपू सुल्तान का पैलेस समर पैलेस में घूमने आए हैं। हमारे साथ गाइड हैं शिव कुमार जी, जो टीपू सुल्तान के बारे में और उनके पैलेस के बारे में बताएंगे, एक संवाद करेंगे और हमारे कुछ सवालों को जवाब देंगे। आइए मिलते हैं शिव कुमार जी से। नमस्कार शिव कुमार जी। नमस्कार सर। शिव कुमार जी कर्नाटक के गाइड हैं। सर, आप हमें टीपू सुल्तान और उनके बारे में बताएंगे, कैसे देश के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेवेन्यू के लिए क्या किया, भारतवासियों के लिए कैसे किया और भारत की रक्षा कैसे की। जैसे कि देश में आज बताया जाता है कि हिंदू मुसलमान धर्म के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, तो वास्तविकता में इन्होंने देश के लिए क्या किया और कैसे किया, प्लीज़। ज़रूर सर, ज़रूर। नमस्ते, मेरा नाम है शिवा कुमार। अभी हम लोग हैं कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है मैसूर के बाजू में एक ऐतिहासिक शहर है। इसका नाम है श्रीरंगपट्टनम। इस गांव में 1100 साल पुराना श्री महाविष्णु भगवान का मंदिर है। भगवान का नाम है श्रीरंगनाथा, तो इसी वजह से 1100 साल से लोगों ने इस गांव को भगवान का नाम का हिसाब से श्रीरंगनाथा श्रीरंगपट्टनम बुलाता है। और इस ऐतिहासिक शहर में अभी हम खड़े हुआ है राजा टीपू सुल्तान का समर पैलेस के सामने। इस महल को टीपू सुल्तान 1784 में बनाता है। टीपू सुल्तान और इनका पिताजी हैदर अली दोनों अंग्रेज के ऊपर 4 युद्ध करवाता है। इनका नाम है आंग्लो मैसूर युद्ध। पहले का 2 जंग में टीपू सुल्तान अंग्रेजी के ऊपर जीतता है और 3 वाला जंग में अंग्रेजी जीत के टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपीस फाइन लगाता है। उसमें 1.5 करोड़ रुपीस उसी समय में देता है और बाकी पैसा 1.5 करोड़ के लिए अंग्रेजी टीपू सुल्तान का दोनों बेटे को लेके जाता है, मतलब गिरवी रखता है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, 3 करोड़ रुपए की डिमांड अंग्रेज किस सन में करते हैं? 1792 में अंग्रेजी टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपीस डिमांड करता मतलब है। आज से 240 साल पहले अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान से फिरौती की रकम, उनके बेटों एक रकम मांगी थी, जो उन पे एक फाइन दिया था 3 करोड़ रुपए का। आज से 240 साल पहले टीपू सुल्तान ने 3 करोड़ रुपए फाइन भरा था। और आज हम फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो हम कितने समृद्ध थे 240 साल पहले, कलाकृति के हिसाब से, नैतिकता के आधार पे, मानवता के आधार पे और फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पे, जो कि शिवा कुमार जी ने बताया। और ये वास्तविकता में हमारे किताबों में और इतिहास में दर्ज है। यस, अंग्रेजी 3 करोड़ रुपीस फाइन लाने के लिए इनको पता था टीपू सुल्तान रोलिंग का टाइम पे। अभी हम कर्नाटक स्टेट बुलाता है, मगर टीपू सुल्तान ज़माना में इनका स्टेट था, अपना स्टेट का नाम था मैसूर स्टेट। अब बाद में हमने इंडिपेंडेंस के बाद कर्नाटक स्टेट बनाया। इसका मतलब अंग्रेजी को पता था मैसूर स्टेट कितना रेवेन्यू इनकम होता है, क्योंकि टीपू सुल्तान यहाँ से मैसूर सिल्क, मैसूर सैंडलवुड, मैसूर स्पाइसेस और पूरा यहाँ से मिडल ईस्ट और अफ़गानिस्तान, टर्की, इस्तांबुल, ये पूरा सप्लाई होता था। और मैसूर का जो राइस था और स्पेशली जो मैसूर का जो शक्कर था, शुगर, वो चाइना को इंपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट होता था। ये पूरा एक अच्छा ट्रेड बनाया था टीपू सुल्तान ने। और भारत में आप याद रखिए, पहला ट्रेड शिप को बनाया टीपू सुल्तान। और मालदीव्स को टीपू सुल्तान का कंट्रोल में था। मालदीव्स में टीपू सुल्तान का शिप बनाने का फैक्ट्री था। तो इतना इनकम था, रेवेन्यू था। इसलिए एक छोटा सा सवाल मैं करना चाहूँगा कि 3 करोड़ रुपए जब अंग्रेजों ने इनसे डिमांड की, तो उस समय क्या टीपू सुल्तान का रेवेन्यू वाकई में इतना था? और हम अगर अदर कंट्री से कंपेयर करें तो कहाँ से कंपेयर कर सकते हैं मैसूर के रेवेन्यू को? एब्सोल्युटली हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं। जो आज का डेवलप्ड कंट्री करके बोल रहा है और अपने को रूल करके दिया, तो वो अंग्रेजी को हम कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो 1792 में मैसूर का पर कैपिटा इनकम और यूनाइटेड किंगडम का पर कैपिटा इनकम कंपेयर किया, तो मैसूर का पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा था। तो इसीलिए ब्रिटिश उनके साथ, स्कॉटिश और उनके साथ स्विट्ज़रलैंड सोल्जर्स, सब लोग इनके साथ इकट्ठे मिलके अंग्रेजी लोग टीपू सुल्तान के ऊपर वार डिक्लेयर करता है। क्योंकि आप देख सकता है, टीपू सुल्तान को मारने तक साउथ इंडिया में अभी भी दूसरा राजा लोग था। फॉर एग्जांपल, केरला में रूलर था और तमिलनाडु में आरकुट नवाब था और हैदराबाद निज़ाम था आंध्र प्रदेश में, और अपना मराठा था, इतना बहुत बड़ा डायनेस्टी था। फिर भी वो लोग वो सब कुछ छोड़ के टीपू सुल्तान को टारगेट करता है, क्योंकि फर्स्ट रीज़न पर कैपिटा इनकम और सेकेंड रीज़न टीपू सुल्तान इनका आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए शुरू किया था, फ्रेंच का साथ लेके। सर, एक भारतवासियों के लिए मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जैसे कि टीपू सुल्तान एक इस्लामिक राजा थे और उन्होंने एक इस्लामिक स्टेट तैयार अपना किया था,
क्या उन्होंने भारत की जनता के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार किया जिससे लोगों को यह एहसास हो कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, किसी अन्य धर्म के हैं, यहाँ कुछ ऐसी बराबरी या कुछ ऐसा अलग अलग कुछ दिखाई पड़ता था? सर ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आज का कालमान के लिए ये वैलिड क्वेश्चन है। जो भी अपना वीडियो देखता है और अपना सर ने पूछ रहा है, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। व्यूवर्स और सर के लिए मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी राजा जो भी किया है हम खुद पढ़ के डिसाइड करना है। किसी पॉलिटिशियन से, किसी एक आदमी से सुन के हम डिसाइड करेंगे, एक गलती होता है। ये मैं एक जो रेफ़र किया है 4-5 बुक, इसका डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा। इट्स मीन्स मैं विथ डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूँ। टिप्पू सुल्तान का घर का सामने एक मंदिर है, मैंने बताया पहले, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, सर भी देख के आया हुआ है। वो घर गिर गया मगर मंदिर अभी भी है। मंदिर के लिए पैसा देता था रनिंग करने के लिए और टिप्पू सुल्तान का नाम से पूजा चलता था। और यहाँ से एक कर्नाटक में एक कोस्टल लाइन में एक टेम्पल है, बहुत पवित्र क्षेत्र है, इसका नाम है श्रृंगेरी श्री शारदा टेम्पल जी। तो उधर मैं जो है हिस्ट्री में आपको बताना चाहता हूँ। 1994 में मराठा लोगों ने उस मंदिर के ऊपर अटैक करता है। अटैक करके उस मंदिर को लूटी करने का टाइम पे खुद मंदिर का जो मठ का स्वामी जी रहता है, टिप्पू सुल्तान को लेटर लिख के भाई हमको सिक्योरिटी दे दो करके बोल के, और टिप्पू सुल्तान इनका आर्मी को बेच के और मराठा को वहाँ से बेचता है। और बेचने के बाद टिप्पू सुल्तान एक हाथी, पैसा, सब कुछ टेम्पल डेवलप करने के लिए पैसा देता है। और मैं और भी क्लियर करूँगा, मगर जो मराठा जो आर्मी अटैक किया था वो बालाजी बाजीराव पेशवा को पता नहीं था, जो आर्मी ने अटैक किया। बाद में जब बालाजी बाजीराव पेशवा को पता लगता है भाई ये लोग हिंदू मंदिर के ऊपर अटैक किया हो करके, बाद में बालाजी बाजीराव पेशवा ने जो आर्मी अटैक किया था इसको सजा देता है और पनिशमेंट करता है। क्योंकि हम सब कुछ बताना है जो हिस्ट्री है, हम किसी का फेवर नहीं है। सर मैं जैसे बताऊं कि मैं उत्तर भारत का रहने वाला हूं, लखनऊ से आया हूं, और जो हमारे उत्तर भारत में एक रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, लोगों के अंदर धर्म और जाति का इतना बड़ा भेदभाव है कि लोग आपस में इतनी दूरियां बना रखते हैं। मैं इसी चक्कर में मैं साउथ विजिट में आया और कई आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में 4 स्टेट घूमा, और यहाँ घूम के मुझे लगा कि ऐसा भेदभाव यहाँ कुछ नहीं है। और एक सबसे अच्छी चीज़ जो हमने यहाँ पे देखी, श्री रंगनाथम में तो मैसूर के किले में जब हमने इंडो इस्लामिक मस्जिद देखी, और उस मस्जिद के सबसे ऊपर एक कलश लगा हुआ था। तो क्या उसके बारे में आप बताएंगे कि उस समय टिप्पू सुल्तान जी ने क्या ऐसा क्या विजन था कि ऐसा मस्जिद बनाने का? हाँ सर, टिप्पू सुल्तान ऑफकोर्स इन्हें मुस्लिम राजा था, मगर इन्हें सबको इक्वल देखता था, सबको रेस्पेक्ट करता था। क्योंकि मैं भी इसी गाँव का हूँ, मेरा दादा से अब 3 जनरेशन से हम इसी गाँव में हैं। तो अभी भी मेरा गांव में मुस्लिम हिंदू सब लोग हैं, हम अच्छी भाई के साथ रहता है। कभी भी हमने नहीं सोचा, अपना दादा भी ऐसा नहीं सोचा, मगर आजकल पॉलिटिक्स का वजह से हम डिवाइड हो रहा है, तोड़ रहा है। मगर अब एक्चुअल जो अब डॉक्यूमेंट लेगा, जो उस ज़माने में इतना भेदभाव, इतना डिवाइडिंग कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छा था लोग। और जो भी राजा लोग था, स्पेशली टिप्पू सुल्तान, अच्छा केयर किया था। इसके लिए मैं और एक और इंफॉर्मेशन दूँगा विथ रिकॉर्ड, आप गूगल में भी आप मिल सकता है। मैसूर से एक 35 किलोमीटर डिस्टेंस में एक शिव जी का मंदिर है, इसका नाम है नंजनगूडू श्री नंजुंडेश्वरा शिवा टेम्पल। उधर टिप्पू सुल्तान ने एक शिव जी का शिवलिंगा को डोनेट किया हुआ है। अभी भी वो शिवलिंगा उस मंदिर में है, और उस शिवलिंगा को टिप्पू सुल्तान ने नाम किया है हकीम नंजुंडा। तो अभी भी आप गूगल में जाके हकीम नंजुंडा मैसूर करके टाइप किया तो वो पूरा डिटेल आपको निकलता है। अभी भी टिप्पू सुल्तान का नाम से हिंदू मंदिर में शिवलिंगा का पूजा चलता है। सर एक बहुत